119 जो है 1111 तो इसमें क्या है, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, ठीक है, गुड फेथ पे जो लिया हो, where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stands on the other in a position of active confidence. The burden of proving the good faith of a transaction is on the party who is in position of active confidence. ठीक है जी, इसमें क्या मतलब है कि जो good faith पे लिया हो, the good faith of a sale by a client to an attorney is in question in a suit, ठीक है, bought by the client. The burden of proving the good faith of transaction is on the attorney. जो उसने गुड फेथ में लिया है तो वो अब जो बर्डन है वो किस पे है, अटॉर्नी पे है. द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन इन अ सूट बॉट बाय द सन. जो गुड फेथ में अगर उसने सेल से ले लिया है तो वो किस पे आएगा, ऑन द फादर, कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑन अ ट्रांजेक्शन इज ऑन द फादर. अगर सन बटे और सन में है तो जो एक गुड फेथ में उन्होंने लिया था तो अब बर्डन जो है वो फादर पे होगा. बेसिकली 111 जो है सेक्शन वो ये बर्डन जो है वो गुड फेथ पे जिसने दिया है उस पे निर्भर करेगा. सेक्शन 112 इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो है वो बताता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ्स ऑफ लेजिटिमेसी. The fact that any person was born during the continuance of valid marriage between his mother and कोई भी है बंदा or within the 280 days after his realization, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is a legitimate son of that man. 280 days या continuity of the मैरिज तो लेजिटिमेसी जो है वो उस सन की उस मैन पे होगी कि भाई ये इसका ही बेटा है. Unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. या तो उसको वो दिखा दे कि भाई they were not in access, या उस पे जो है वो लेजिटिमेसी वो उस पे ड्यूरिंग द मैरिज वो बर्थ अगर हुआ है तो उस पे मेन पे चली जाएगी. द नॉन एक्सेस रेफर्स टू द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. नॉन एक्सेस का मतलब है कि कोई रेफर्स टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. दिस क्रिएट्स अ लीगल लेकुना with respect to the cases where paternity may be disputed even when the parties had access to each other. अब ये थोड़ा सा इसमें वो है discrepancy है. In such a case, due to the standard of conclusive proof, a party with the legitimate case trying to dispute paternity will find themselves without remedy due to the inability to produce evidence. ये थोड़ा सा इसमें एविडेंस अगर नहीं है तो लेजिटिमेटी को प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. एक्सेप्शंस of this law is to non-access is not wide enough to cover all possible situations under the ambit of this law. Thus, the law is of draconian law based on the morality with no relevance in the modern era. अब आजकल के मॉडर्न एरा में इस टाइप की जो डेकोरम इसमें मेंटेन किया गया है वो नहीं होता है. Section 113 में when the question is whether a person has committed the dowry death पे इसको फोकस किया गया है of a woman, that it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment, or in this connection with any demand of dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. अब ये क्या सब्जेक्ट्स पे हुआ उसको डॉरी डेथ, क्यों उसने किया, पर डाउरी पे किया है या उस पे कोई हैरेसमेंट थी या क्रूएलिटी थी, तो इसको सेक्शन 113 में जो है वो माना जाएगा. 113A है, इसमें प्रिजम्पशंस टू बी एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन. अगर किसी ने सुसाइड कर लिया है किसी मैरिड वुमन में, जब ये क्वेश्चन अराइज होता है तो इसमें उसके हस्बैंड एंड उसके रिलेटिव्स, हस्बैंड के रिलेटिव्स और हस्बैंड को इट इज शोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज एंड हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हर मैरिज सब्जेक्ट हर टू क्रूएलिटी. अगर 7 साल के अंदर तो कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम having regard to all other circumstances of the case that such suicide had been abetted by her husband or by such relatives. अगर मैरिज के 7 साल के अंदर अगर उसकी सुसाइडल मौत हो जाती है वुमन की, तो इसको माना जाएगा एज ए क्रूएलिटी और इसको 113A में उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स को
किया जाएगा उसको। और जो इसका सेम मीनिंग जो है वो सेक्शन 498 का जो IPC का है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 113B प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, इसमें when the person is whether a person is committed dowry death of a woman that it is shown that soon after her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment or in connection with any demand of dowry, the court जो है वो dowry death को यहाँ पे presume कर लेगा। और सेम जो है इसका IPC का 304B में इसको जो है वो पनिशमेंट होगी इन द केस ऑफ डाउरी डेथ। सेक्शन 114 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है 1872, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर लेता है। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एविडेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड, मतलब उसको लग रहा है कि भैया ये तो होगा ही होगा, वो प्रिज्यूम कर लेगा कोर्ट, तो इसको वो उसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे दैट अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ अ स्टोलन गुड्स, अब उसके पास स्टोलन गुड्स मिले हैं तो प्रिज्यूम कर लेगा भाई तूने ही चोरी करी है। अब दैट एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ अ क्रेडिट अनलेस ही इज कोऑपरेटेड इन अ मटेरियल पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। थर्ड है दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोर्स वाज एक्सेप्टेड और एंडोर्स फॉर गुड्स कंसिडरेशन। Fourth है that a thing of a state of things which has been shown to be in existence within a period shorter than within which such things or state of things usually cease to exist। अगर इसमें शॉर्टर पीरियड में और उसके बाद फटाफट उसके बाद सामान आ गया तो उसको माना जाएगा कि भाई तेरा ही पोजीशन था, प्रिज्यूम कर लेती है कोर्ट। दैट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स विच हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड। ये नेक्स्ट पॉइंट है F पॉइंट में दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस, दैट एविडेंस which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who withholds it। कि मतलब अगर एविडेंस अगर वो प्रूव नहीं करता, अगर उसको जमा नहीं करता तो ये माना जाता कि भाई उसी के पास ये एविडेंस मिलेंगे और इसलिए उसको कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर लेती है कि भाई ये वाली चीज़ तो है ही है। इफ़ अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर अ क्वेश्चन विच ही इज़ नॉट कंपेल्ड टू आंसर बाय लॉ, वो कंपेल नहीं किया गया है और उसने उस रिफ्यूज़ भी कर दिया है तो वो जो है तो आंसर जो है वो इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल टू हिम, उसने नहीं दिया इसका मतलब अनफेवरेबल होगा, तो ये कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करती है दैट व्हेन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन इज इन द हैंड्स ऑफ ऑब्लिगेटर द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज। कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि भाई बिना बोले कि भाई ये तो होना ही है। सेक्शन 115 में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये एस्टोपेल का है। व्हेन अ पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन, मतलब उसको मिटा के या उसने एक्ट किया है या उसने डिक्लेयर किया है, इंटेंशनली किया है या परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, उसने ये ऐसा कुछ किया है जैसे कि दूसरा आदमी यही मान रहा है कि ये ट्रू है, तो इसको इसमें माना जाएगा दैट नाइदर ही nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। इसमें illustration से ज़्यादा समझने को मिलेगा कि A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A। उसने मतलब कुछ भी intentionally दिखाया या धोखे से उसको बताया और उसको ये प्रूव हो गया A B को कि भैया ये तो लैंड जो है वो A की ही होगी and thereby induces buy, ठीक है, उसने ये मतलब ऐसा उसको दिखाया कि ये लैंड ये ज़मीन मेरी है और आप ले लो, तो और उसने खरीद ली, तो उसको ये जो वहाँ पे जो फैक्ट्स थे उससे बी को प्रूव हो गया। अब चाहे उसने वो इंटेंशनली किया है चाहे अनइंटेंशनली किया है चाहे फॉल्सली किया है, पर बी को प्रूव हो गया। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए, ठीक है जी, एंड ए सीक्स टू सेट द असाइड द सेल ऑफ द ग्राउंड दैट at that time of the sale he had no title। अब वो बोलता है कि नहीं जी मैं तो ऐसे बता रहा था पर टाइटल तो मेरी है ही नहीं, तो ये जो है ये 115 में इंक्लूड होगी, सेक्शन 115 में इंक्लूड होगी। सेक्शन 116 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें एस्टॉपल ऑफ अ टेनेंट एंड ऑफ अ लाइसेंसी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन, नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है और अ पर्सन क्लेमिंग through such tenant shall during the continuity of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of tenancy a title to such immovable property।
no person who came upon any immovable property by the license of the person is possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title of such possession at the time when such license was given. मतलब इसमें क्या है कि जो टेनेंट की जो पोजेशन है कि भाई टेनेंट को जो लाइसेंस मिला हुआ है, अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई, उसमें उसने प्रूफ कर दिया है कि भाई ये ड्यूरिंग द टेनेंसी उसने प्रूफ करा है, तो ये सेक्शन 116 जो है वो उसको उसमें इंक्लूड होएगा. सेक्शन 117 जो है एस्टॉपल ऑफ एक्सपेक्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब इसमें बेली है, लाइसेंसी है, तो उसको इस सेक्शन 117 में इंक्लूड किया जाएगा. नो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शेल बी परमिटेड टू डिनाई. ठीक है जी, कि कोई भी एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का वो उसको परमिट नहीं किया जाएगा ये नकारने के लिए कि वो ड्रॉई जो जिसके पास अथॉरिटी है उसको ड्रॉ करने के लिए. नॉर शेल बी एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट ही इज बेलर और लाइसेंसर. वो ये नहीं कह सकता है कि भैया मैंने उसको अथॉरिटी है, पर वो डिनाई नहीं कर सकता है. एट द टाइम व्हेन द बेलमेंट ऑफ लाइसेंस कमेंसमेंट. अब बेली, बेलर और बेलमेंट का हमने पहले एक बार बना रखा है कि वो कौन होते हैं. ठीक है जी, तो उसमें अगर उसमें जो है वो ही इज़ नॉट अलाउड. सेक्शन 117 ये परफेक्टली बताता है कि उसको अलाउ नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन से द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे डिनाई. ठीक है जी, कि एक्सेप्टर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो मे डिनाई कर सकता है दैट द बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय हुम इट प्रपोज्ड टू हैव बीन ड्रॉन. ठीक है. एक्सप्लेनेशन 2 में इफ अ बेली डिलीवर्स द गुड. ठीक है, बेली जो है वो डिलीवर्स द गुड, डिलीवर करता है गुड को बेल टू अ पर्सन अदर देन द बेलर, ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम एज अगेंस्ट द बेलर. वो प्रूव कर सकता है, ही मे प्रूव. ठीक है, ही मे प्रूव. तो ये सेक्शन 117 जो है उसको उसमें ये इंक्लूड होता है. कंक्लूजन जहाँ तक हम बात करेंगे तो जनरल रूल तो हमने बता ही दिया है कि जनरल रूल क्या है कि बर्डन ऑफ रूल किस पे करता है, जो कि प्रूव करना चाहता है फैक्ट को कि वो असर्ट मस्ट प्रूफ. The rule is in accordance with the principle that the burden of proof is upon the party for the substantially asserts and the affirmative of the issue, but not on the party for denying. जो पार्टी मना कर रही है उस पर burden of proof नहीं है. The reason behind this rule is that who drags another into the court must bear the burden of. जो दूसरे को घसीट रहा है कोर्ट में उसको उस पे ये burden है. Further, it is very difficult to establish a negative when compared to affirmative the exception. कोई भी चीज़ नकारने के लिए जो है वो उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दी जो बंदा ये कह रहा है नहीं ये जी मेरी है, उसके पास तो ये प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस हो जाते हैं. तो बर्डन ऑफ प्रूफ हैज़ टू डिस्टिंक्ट मीनिंग. वन द लीगल बर्डन. अब बर्डन ऑफ प्रूफ और लीगल बर्डन जो है वो दोनों डिफर करते हैं. बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि जिसके पास बर्डन है उन प्रूफ्स को देने का कि भाई मेरी बात जो है वो अफर्म होए कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो ये हुए बर्डन ऑफ प्रूफ. और लीगल बर्डन क्या है, लीगली उस पर ये बर्डन है ऑफ एस्टैब्लिशिंग द केस. एंड सेकेंड एविडेंशियल बर्डन फॉर एग्जाम्पल बर्डन ऑफ लीडिंग एविडेंसेस की ये जो बर्डन है वो किस पे है. I hope you are now able to understand the whole एविडेंस एक्ट का जो 107 से लेके 114 तक हमने आपको इस लेक्चर में बताया. I hope you are able to understand and do like, share and comment on the comment box so that if further more is required, please do share with me. Thank you so much. Bye bye. Thanks for watching.